आजकल आपके टूर बहुत लग रहे हैं, क्या बात है जनाब? क्या करूं, नौकरी का सवाल है। नहीं तो तुम्हें छोड़कर जाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है। पहला तो ऐसा नहीं था, फिर अचानक इतने ज्यादा टूर क्यों हो रहे हैं? तो क्या घर बैठ जाऊं? इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? मैं तो यही पूछ रही थी। जैसा कंपनी कहेगी वही करना पड़ेगा। ठीक है, पर तुम मुझ पर शक कर रही हो, जैसे मैं किसी और से मिलने जाता हूँ, है ना? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ जाते हैं ना, जिसका कोई भी मतलब नहीं होता है। अच्छा बाबा, माफ कर दो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि गर्मी की छुट्टियों में हम सब बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने चले। ठीक है, देखते हैं। एक दिन घर के कामकाज निपटा कर नन्ही छत पर चली गई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जब दरवाजा खोला तो सामने पड़ोसन रंगीनी खड़ी थी। आओ रंगीनी भाभी, अचानक कैसे आना हुआ? तुम्हें पता है नन्ही कि आजकल कॉलोनी में क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे नहीं पता? अरे पिछले कई दिनों से एक पगली इस कॉलोनी में आई हुई है और सब बच्चे उसे चिढ़ते रहते हैं। हाँ, मैंने भी उसे देखा है, पर बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वे दोनों बातें कर रही थी कि बाहर बहुत शोर सुनाई दिया दोनों को। घर के बाहर आ गई। नन्ही ने देखा कि एक लड़की भाग रही थी। कुछ बच्चे उसके पीछे भाग रहे थे। नन्ही ने उन बच्चों को डांट लगाई और उससे अपने साथ घर में ले आई। अंदर आते ही वह लड़की बेहोश हो गई। नंदिनी ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। होश में आने पर वह नंदिनी से लिपटकर रोने लगी। नंदिनी ने लड़की से उसका नाम पूछा, लेकिन वह चुप रही। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और नंदिनी से ऐसे लिपट गई जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। नंदिनी ने उसे आराम से बिठाया और उसे खाने को दिया तो वह फटाफट 5-6 रोटियां खा गई, जैसे बहुत दिनों से भूखी हो। कौन हो तुम? पड़ोसन रंगीनी ने उस लड़की से पूछा तो वह चुप रही। कई बार पूछने पर वह बोली, रेवा रेवा रेवा। नन्ही, पता नहीं यह कहाँ से आई है, अब इसे यहाँ से जाने को कह दो। कैसी बातें कर रही हो भाभी? कुछ देर आराम कर ले, फिर जाने को कह दूंगी। देख नन्ही, मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। भाभी, आपको पता है मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ। मैं उनसे बात करूंगी, अब परेशान ना हो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, कहकर रंगीनी चली गई। नंदिनी ने जब वापस आई तो देखा कि वह लड़की कमरे के एक कोने में डुबकी डरी सहमी बैठी थी। नंदिनी ने उसे आवाज लगाई, रेवा। वह कुछ नहीं बोली, बल्कि और सिमट कर बैठ गई। नंदिनी उसके पास गई और पूछा, रेवा नाम है ना तुम्हारा? उस लड़की ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। नंदिनी ने उससे कहा, देखो डरो नहीं, बताओ तुम कहाँ से आई हो, हम तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। वह लड़की इतना ही बोली, मेरा कोई घर नहीं है बेबी सी। नंदिनी को हैरानी हुई कि यह तो
कहीं से पागल नहीं लग रही है। अचानक उस लड़की ने नन्ही के पैर पकड़ ली। नन्ही को उसका बदन गर्म लगा। ऐसा लगता था जैसे उसे बुखार हो। अच्छा ठीक है, आज की रात तुम यहीं रह जाओ, कल मैं तुम्हें अपनी संस्था में ले जाऊंगी। बीबी, आप मुझे अपने पास रख लो, मैं घर का सारा काम करूंगी। कहकर वह फिर से रोने लगी। अच्छा, आज तो तुम यही रह लो, फिर कल देखेंगे। संजय रात को काफी देर से आया था, सो उसे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। अगली सुबह नन्ही ने उस संजय को उस लड़की के बारे में बताया। संजय ने सब शब्दों में कह दिया, नंदिनी, इसको अभी घर से निकालो, पता नहीं कौन है। हाँ संजय, लेकिन अभी मैं इसे अपनी संस्था में ले जाती हूँ। मैं रात को आऊं तो मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। कहकर संजय चला गया। नन्ही नीचे आई तो देखा कि उस लड़की को तेज बुखार था। रात को संजय ने नन्ही से पूछा, क्या वह लड़की चली गई? नहीं। क्यों? संजय, उसे बहुत तेज बुखार है और ऐसी हालत में वह लड़की कहाँ जाएगी? अगर वह मर गई तो? मुझे नहीं पता। कहते हुए संजय नीचे चला गया। वहाँ लड़की बेहोश पड़ी थी। पता नहीं क्यों संजय उसे देखकर हैरानी में पड़ गया। नंदिनी, शायद तुम ठीक कह रही हो। अगर यह यहाँ से चली गई और मर गई तो क्या होगा? फिर क्या करें? ऐसा करते हैं, जब तक यह ठीक नहीं हो जाती इसे अपने पास ही रख लेते हैं। ठीक है। रेवा वहां से ना जा सके। आजकल करते करते कई दिन हो गए, पर रेवा वहां से ना जा सकी। वैसे नन्ही अब तक सिर्फ इतना ही जान पाई कि वह एक पहाड़ी लड़की थी और किसी बाबूजी से मिलने आई थी। तुम्हें यहाँ कौन छोड़ गया है? मेरे गांव में कई लोग यहाँ पर फेरे लगाने आते हैं। उन्हीं लोगों के साथ मैं भी आ गई। देखो, अगर तुम्हें हमें अपने गांव का नाम पता बता दोगी तो हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। मैं पहली बार अपने गांव से बाहर निकली हूँ और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे गांव का नाम क्या है। पता नहीं वह सच बोल रही थी या झूठ, पर नन्ही को उसकी बातों पर कभी भरोसा हो जाता तो कभी नहीं। अभी रेवा को आए हुए कुछ समय ही बीता था कि नन्ही को पता चला कि वह मां बनने वाली है। नन्ही हैरानी में पड़ गई कि अब वह क्या करे। उसने रेवा से पूछा कि ये सब क्या है, कौन है इस बच्चे का पिता? लेकिन रेवा का एक ही जवाब होता, बीबी जी, मुझे नहीं के दौरान में मेरा किसी ने उठा लिया होगा। तू याद करने की कोशिश तो कर, शायद याद आ जाए। नहीं बीबी जी, क्योंकि जब मुझे दौरान पड़ता है तो उस वक्त की सारी बातें मैं भूल जाती हूँ। नन्ही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने संजय से बात की। यह सब सुनकर वह भड़क उठा। मैंने तो पहले ही कहा था इस झंझट में मत फंसो, अब भुगतो। तो क्या उसे घर से निकाल दूं? अब क्या घर से निकालोगी? रहने दो अब। नन्ही ने अपने पड़ोसियों से बात की। सबने यही राय दी कि उसे फौरन घर से निकाल देना चाहिए, पर नन्ही रेवा को वह
वहाँ से जाने के लिए एक बार भी नहीं कह पाई। रेवा के माँ बनने का समय भी आ गया था। नंदिनी अब तक एक बड़ी बहन की तरह रेवा की देखभाल कर रही थी। रेवा को एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ। उस बच्चे को देखकर नंदिनी को अपने बच्चों के बचपना याद आ गई। ठीक होने के बाद रेवा ने फिर से घर के काम करने शुरू कर दिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन सुबह नंदिनी ने देखा कि रसोई बिखरी पड़ी थी। इसका मतलब अभी तक रेवा नहीं आई थी। कुछ देर उसका इंतजार करने के बाद नंदिनी उसके कमरे में आई तो देखा कि रेवा कमरे में नहीं थी और उसका बच्चा पलंग पर सो रहा था। नंदिनी ने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे के पास एक चिट्ठी रखी थी। नंदिनी ने उसे पढ़ना शुरू किया। दीदी, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मुझे पागल बनना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मुझे अपने घर में नहीं रखती। मैं बहुत गरीब घर की हूँ। कुछ समय पहले संजय साहब मेरे गांव आए थे। उन्होंने मुझे एक अच्छी ज़िंदगी के सपने दिखाए, लेकिन बदले में आपने जान ही लिया होगा कि मैंने कितनी बड़ी कीमत चुकाई। दीदी, मैंने ही साहब को मजबूर किया था कि अगर वह मुझे अपने घर में नहीं रहने देगा तो मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। साहब जैसे भी है, लेकिन वह अपना घर नहीं तोड़ना चाहते हैं। अगर मैं चाहती तो आपके घर रह सकती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच को ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपाई जा सकता। दीदी, आप इतनी अच्छी है कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं आपके साथ बेईमानी कर रही हूँ, लेकिन इस बच्चे की वजह से मैं चुप कर जाती थी। दीदी, यह आपका बच्चा है। आप जैसे चाहे इसकी परवरिश कर सकती है। मैंने तो साहब को माफ़ कर दिया है, आप भी उनको माफ़ कर दो। नंदिनी चिट्ठी पढ़कर मनो आसमान से नीचे गिर पड़ी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और उसे पता भी नहीं चला। उसने कभी भी संजय और रेवा को एक साथ नहीं देखा था और ना ही दोनों को कभी बातें करते सुना था। तो फिर कब नंदिनी को लगा कि कमरे की दीवारों चीख चीख कर कह रही है, नंदिनी पागल वो नहीं, तू थी जो अपने पति और एक अनजान लड़की पर भरोसा कर बैठी। पगली पगली पगली।